आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र की सियासत में आज का दिन बहुत बड़ा है क्योंकि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच पावर गेम की लड़ाई पर अब से कुछ ही देर में देश की सबसे बड़ी अदालत अपना फैसला सुनाने वाला है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाले 5 जजों की संविधान पीठ 16 बागी विधायकों के भविष्य पर फैसला करेगी। उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य घोषित करने की अर्जी दी थी। 9 दिन की सुनवाई के बाद 16 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाने वाली है। आज के फैसले से यह तय होगा कि उद्धव ठाकरे का दावा सही है या फिर एकनाथ शिंदे का। शिंदे उद्धव विवाद पर सुप्रीम फैसला आज। पाला बदलने वाले विधायकों का सुप्रीम कोर्ट तय करेगा भविष्य। महाराष्ट्र की राजनीति में आज बेहद अहम दिन है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ आज 16 विधायकों के भाग्य का फैसला करेगी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच ने 16 मार्च को मामले पर फैसला सुरक्षित रखा था। इससे पहले कोर्ट ने 9 दिनों तक उद्धव ठाकरे गुट, एकनाथ शिंदे गुट और राज्यपाल कार्यालय के वकीलों को सुना था। ये निर्णय इस प्रकार से किसके बाजू में और किसके विरोध में इस प्रकार की टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है। मैं मानता हूं फैसला होगा इस देश में लोकतंत्र जीवित है या नहीं, हमारी न्याय व्यवस्था किसी दबाव में काम कर रही है नहीं। सुनवाई के दौरान उद्धव कैंप ने शिंदे की बगावत और उनकी सरकार के गठन को गैर कानूनी बताया। वहीं दूसरी तरफ शिंदे गुट ने कहा कि विधायक दल में टूट के बाद राज्यपाल ने प्रोटेस्ट का आदेश देकर सही किया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले ही दोनों ही गुट अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। सभी को फैसला उनके पक्ष में आने की उम्मीद है। कुछ भी हुआ तो सरकार हमारी ही रहेगी, टिकेगी। हमारे 172 है यार, 72 में से 16 माइनस भी कर देंगे ना। ऐसा होगा तो नहीं, लेकिन ऐसा बहुत बुरा सोचा तो भी सरकार हमारी कायम है। सरकार को कुछ होने वाला नहीं है। हमारे सहयोगी, उनके साथ भी बहुत सालों से हमने काम किया है और वो भी चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े, इसलिए हम उनको दोष देते नहीं। लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा दबाव अगर पार्टी अपोजिट वाले लाते तो हम उसके ऊपर डिस्क्वालीफाई की कार्रवाई कर सकते हैं और उसके आमदार की जा सकती है। ये पूरा कानून व्यवस्था और देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है, देश के संविधान पे भरोसा है और संविधान के ऊपर सत्यमेव जयते होगा, ये मुझे पूरा यकीन है। लेकिन स्पीकर जो है अभी मौजूदा, वो दावा कर रहे हैं कि उन्हीं के पास आएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है विधानमंडल के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो खुद असंवैधानिक पद लेकर बैठे हुए हैं, असंवैधानिक तरीके से लेकर बैठे हैं। वो किस अधिकार से बोल रहे हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर शिंदे गुट पूरी तरह से बेफिक्र है। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समेत उनके 16 विधायकों के खिलाफ भी आता है, तब भी सरकार को कोई खतरा नहीं होगा। और हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश कुमार मातोश्री से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जबकि समीर बिसे फडणवीस के घर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए 16 विधायकों के किस्मत पर आज फैसला आना है, लेकिन क्या इससे सरकार को किसी तरह की दिक्कत होगी? अगर मान लीजिए कि विधायक अयोग्य करार दिए जाते हैं तो सरकार गिरने का कोई डर? देखिए, सरकार गिरने का तो कोई भी डर जो है वो दिख नहीं रहा है, क्योंकि अगर 16 विधायक अपात्र होते हैं, डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, तो जो सदन में स्ट्रेंथ है 288 विधायकों का वो घट जाएगा और वो घटने के बाद जो बहुमत का आंकड़ा है वो भी नीचे आ जाएगा और बहुमत का आंकड़ा जो है 137 के करीब हो जाएगा। अगर इस वक्त हम देखें तो एकनाथ शिंदे और फडणवीस सरकार के पास जो बहुमत का आंकड़ा है वो करीब 166 विधायकों का है। अगर 16 कम भी हो जाते हैं तो बहुमत से बहुत ज्यादा, यानी कि 137 से बहुत ज्यादा 10 से 15 विधायकों का ज्यादा समर्थन उनके पास रहेगा। लेकिन पेच वहां अटकेगा क्योंकि एकनाथ शिंदे का नाम भी उन 16 विधायकों में है। अगर वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। कुर्सी छोड़नी पड़ेगी तो अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? क्या शिवसेना से ही होगा? क्या एकनाथ शिंदे गुट से ही होगा या फिर भारतीय जनता पार्टी से होगा? यह मामला फंस सकता है, लेकिन सरकार पर किसी तरीके की आंच आएगी
ऐसा तो नहीं लगता है। जी तो एक बार हम रुक कर लेते हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया कि अगर ऐसा हुआ कि डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो ऐसे में जो गाज पड़ेगी वो एकनाथ शिंदे के ऊपर भी पड़ेगी। समीर हमारे साथ है। समीर, आप फडणवीस के घर के बाहर मौजूद हैं, क्या इसको लेकर भी कोई ना कोई एक प्लानिंग पहले से चर्चा की गई है? अगर ऐसा होता है तो क्या फडणवीस के हाथों में कमान आ सकती है? बिल्कुल, अगर हम नंबर गेम की बात करें तो पूरे जो आंकड़े, जो बहुमत चाहिए विधानमंडल में, विधानसभा में साबित करने के लिए, वो फिलहाल शिंदे और फडणवीस के हाथ में है। अगर 16 एमएलए से अगर डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं तो सरकार गिरने जैसी स्थिति इसलिए नहीं बनती है क्योंकि उनके पास अभी भी बहुमत बरकरार है। वो तकरीबन 145 अब भी बना रहता है, क्योंकि अगर 16 डिस्क्वालीफाई होते हैं तो 288 में से 137 का जो हम मैजिक फिगर कहते हैं वो आ जाता है। तो ऐसे में अभी भी संख्या बनी रहती है। लेकिन सवाल यह है कि जब खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो सरकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रह नहीं जाती। लेकिन उसके बाद भी कल अगर देवेंद्र फडणवीस के बयान को अगर हम ध्यान से सुने और जिस कॉन्फिडेंस से वो बात कह रहे थे कि सरकार को कहीं कोई धोखा नहीं है, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही बने रहेंगे और सिर्फ यही नहीं, आने वाले 2024 के चुनाव में भी वो हमारे साथ होंगे, तो इससे बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि अगर डिस्क्वालीफाई वाली स्थिति होती तो भी कि जो संवैधानिक जो नियम है वो कहते हैं कि उसके बाद भी एक कोई व्यक्ति अगर दोनों ही सभागृह का अगर सदस्य नहीं है फिर भी वो किसी भी मंत्री पद पे जा सकता है। तो ऐसी सूरत है। बिल्कुल समीर, और ये देखना होगा कि आज के फैसले के बाद आगे क्या रुख रहेगा। मैं एक बार फिर से राजेश का रुख कर लेती हूँ। राजेश, एकनाथ शिंदे के लिए यहाँ तक पहुंचने का सफर यकीनन आसान नहीं रहा। पहले बगावत, फिर विधायकों का साथ, उद्धव का इस्तीफा, कहानी बहुत लंबी चली। उसे आपने बड़े करीब से देखा है, तो तब से लेकर अब तक का घटनाक्रम जिस तरह से बदला है उसके बारे में जरा विस्तार से बताइएगा। देखिए, ठीक 1 साल पहले अगर हम जाते हैं जून के महीने में, तो 20 जून वो तारीख थी 2022 जब एमएलसी के इलेक्शन होने थे महाराष्ट्र में और 10 विधान परिषद के सीटों का इलेक्शन था, जिसमें 5 सीटें जो थी वो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ी की थी। 5 जो उनके उम्मीदवार थे और 6 उम्मीदवार एमवीए के थे, यानी कि महाविकास आघाड़ी के थी। भारतीय जनता पार्टी के पास 4 उम्मीदवारों के जिताने जितना ही वोट था, लेकिन उसके 5 कैंडिडेट जीत गए, और एमवीए के पास जिसके पास 6 कैंडिडेट के जिताने का मत था, उसके सिर्फ 5 कैंडिडेट ही जीत पाए। उसी रात को एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ नॉट रीचेबल हो गए। सवेरे सवेरे, यानी कि 21 जून के सवेरे की अगर हम बात करें तो उस वक्त सवेरे सवेरे पता चला कि एकनाथ शिंदे अपने कुछ विधायकों के साथ गायब हैं। सूरत के एक होटल में वो रुके हुए हैं। जब ये बात साफ हो गई तो शिवसेना की तरफ से, यानी कि उद्धव ठाकरे की तरफ से सबसे पहला काम यह किया गया कि ग्रुप लीडर थे एकनाथ शिंदे अपने विधानसभा, अपने दल के, उन्हें उस पद से हटाया गया। अजय चौधरी जो कि शिवसेना के उस वक्त भी लॉयल बने हुए थे, उन्हें वो पद दिया गया। 21 जून का एक वाक्य मैं आपको बता रहा हूं। साथ ही 21 जून को जब ये हो गया, उसके बाद अगर हम 22 जून पे जाते हैं तो 22 जून को नरहरि जिरवल जो डिप्टी स्पीकर थे, उन्होंने अजय चौधरी को बतौर शिवसेना ग्रुप लीडर जो है वो उन्हें मान्यता दे दी। तब सुनील प्रभु जो तब चीफ विप हुआ करते थे, उन्होंने एक विप जारी किया कि 22 तारीख के शाम को सारे विधायकों को रहना जरूरी है। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने विप बदल दिया। उन्होंने कहा कि अब सुनील प्रभु विप नहीं है, भारत गोगावले नाम के जो विधायक हैं वो विप हैं। इसके बाद जब विधायक शाम को मीटिंग में नहीं पहुंचे, उसके बाद उसी रात को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए डिप्टी स्पीकर के पास एप्लीकेशन दे दिया गया। तो इसी तरीके से कहानी जो है आगे चली है। जी अमित, बिल्कुल, और आगे कहानी चलती रही, लेकिन जब कोर्ट में इसको लेकर सवाल जवाब हो रहा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पर टिप्पणी की गई कोर्ट की ओर से कि अगर फ्लोट टेस्ट की बात आई थी सामने तो मुख्यमंत्री ने फ्लोट टेस्ट क्यों नहीं लिया और फ्लोट टेस्ट से पहले उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया, पद क्यों छोड़ दिया। इसको लेकर भी कोर्ट असमंजस में था कि कैसे हम उस सरकार को फिर से रेंस्टेट यानी कि दोबारा उस जगह पे बैठा सकते हैं। बहरहाल हमें इंतजार करना होगा आज क्या फैसला आता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।